अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फोर्थ लेक्चर। तो पिछले 3 लेक्चर जो हो गए वो होपफुली आपने अच्छे से ले लिए होंगे। सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल रीड अबाउट द माइंड मैप। सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे इसमें हमने मेनली ब्लॉग पोस्ट को प्रैक्टिकली लिखने की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हम इसमें माइंड मैप को देखेंगे। उसके बाद हम वर्ड बैंक देखेंगे कि जब हमने आर्टिकल लिखना है तो जो उसके अंदर हम वर्ड्स यूज करते हैं वो कहाँ से आते हैं वर्ड्स, और वो एक जो बड़ा प्रोफेशनल किस्म का आर्टिकल लिखा हुआ होता है उसके अंदर वो जो वर्ड्स एक एक्स्ट्रा चार्मिंग वर्ड्स और जो बहुत इंगेजिंग और अट्रैक्टिव होते हैं वो वर्ड्स कहाँ से आते हैं, और उनको हम क्विकली किस तरह से खुद को इस तरह से अपना वर्ड बैंक मैनेज करें कि हमारा जो टाइम है आर्टिकल लिखने का वो भी रिड्यूस हो जाए और हमारा आर्टिकल भी बहुत अच्छा हो। थर्ड पॉइंट वी विल डिस्कस इज अबाउट हाउ टू रिसर्च फॉर ब्लॉग पोस्ट, कि कोई भी आपने अगर टॉपिक लिखना है तो आप उसमें क्या रिसर्च करना करें, उसमें उसको कैसे रिसर्च करें, कहाँ से ढूंढें उसका मटेरियल। एंड देन नेक्स्ट विल बी द पार्ट्स ऑफ अ ब्लॉग और कंटेंट। कोई भी आप कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी आर्टिकल है, ब्लॉग है, कुछ भी है, उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। बिकॉज पार्ट्स का हमें पता होगा तो ही हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी हमने मटेरियल रिसर्च आउट किया होगा हम उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट थिंग। So mind map. What's a mind map? Mind mapping is a simple visual brainstorming technique. Every mind map has a main idea or topic at its center. From this, other thoughts branch out, forming a tree representation of your idea. Mind map is a kind of chart, graph, or any image or anything visual जिसमें आप सेंटर में एक हमारा एक मेन आइडिया होता है जो कि हमारा टॉपिक होता है, और उसके अंदर हमने उस चीज उसमें से किस किस चीज को एक्सपैंड करना है, हमने किस किस क्या क्या लिखना है उसके अंदर। वो क्या क्या आइडिया होगा हमारे, कौन से हेडिंग्स होंगे, कौन से पॉइंट्स होंगे, किन चीजों को लेके हम रिसर्च आउट करेंगे। वो सब कुछ उसकी ब्रांचेस निकलती जाती है एंड इट बिकम्स लाइक अ ट्री। सो दिस इज अ माइंड मैप। माइंड मैप की बहुत सारे यू कैन से इमेज ड्राइंग्स होती हैं, बहुत सारे इसके डिजाइन होते हैं। यू कैन सर्च लॉट्स ऑफ डिजाइन फ्रॉम द इंटरनेट, और आप उसके अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है, जो आपको इजी लगता है, जो अच्छा लगता है, आप उसे लेके आगे चल सकते हैं। ये मैंने इस टाइम पे एक आपके सामने बहुत ही सिंपल था, जिसको जो कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, वो आपके सामने एक माइंड मैप का डिजाइन आ रहा है। इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। सो क्वालिटीज ऑफ लीडर के बारे में टॉपिक है और इसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखना है। सो सेंटर में हमने क्वालिटीज ऑफ लीडर लिख लिया और उससे हमने ब्रांचेस निकाली हैं, एरोज लगा लिए। एरोज लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 एरोज है। सो हमने 8 क्वालिटीज ऑफ लीडर लिख ली है यहाँ पे। सबसे पहले स्पोर्टिव है, इंस्पिरेशनल है, ऑनेस्ट है, हाईली कमिटेड है, पैशनेट है, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्वर। ये सारी क्वालिटीज ऑफ लीडर है। अब क्योंकि ये हमारा माइंड मैप हमने पहले बना लिया, अब जब हम गूगल पे जाएंगे तो हम स्पोर्टिव लीडर लिखेंगे और हमें उसका मटेरियल मिल जाएगा। जहाँ पे हम स्पोर्टिव की हेडिंग लिखेंगे आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर हम वो जो मटेरियल होगा उससे रिसर्च आउट करके हम जैसे भी इसको लिखना है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो भी आपका मटेरियल हमें स्पोर्टिव के अंदर मिलना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी। देन नेक्स्ट विल बी इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल लीडर हम लिखेंगे जब गूगल के ऊपर, तो हमें डायरेक्ट उससे रेलिवेंट मटेरियल मिल जाएगा। देखिए, अगर माइंड मैप नहीं होता, हम सीधा लिखते क्वालिटीज ऑफ लीडर, तो देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, ऑफ अ गुड लीडर, बैड लीडर। गुड लीडर्स की भी आएंगी, बैड लीडर्स की भी आएंगी, बिजनेस लीडर्स की भी आएंगी, पॉलिटिकल लीडर्स की भी आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू डिसाइड कि आपने लिखना किस चीज के ऊपर है, और यही चीज हम माइंड मैप के अंदर डिसाइड करते हैं कि हम अपने पॉइंट्स होते हैं उनको स्पेसिफिक कर लेते हैं, हम उनको थोड़ा नैरो डाउन कर लेते हैं ताकि हमारा रिसर्च जो है वो टू द पॉइंट हो, हम इधर उधर रिसर्च करने में ना चले जाएं। सो आई होप यहाँ से आपको माइंड मैप का आइडिया हो जाएगा। और माइंड मैप का मेन पर्पस यही होता है कि हमारे कोई भी टॉपिक के ऊपर हमने जो आर्टिकल लिखना है उसके सारे आइडियाज हमारे एक जगह पे गैदर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हमने कुछ पॉइंट्स लिखने से पहले सोचा कि ये पॉइंट्स हम लिखेंगे, जब हम रिसर्च करने बैठे तो हमें कुछ और अच्छे पॉइंट्स मिल गए, लेकिन हमने जो सोचा था उसमें से कोई एक आदमी सो गया, ऑल्दो वो बहुत इफेक्टिव हो, वो ऑलरेडी किसी भी सर्च इंजन पे अवेलेबल ही ना हो, और इस वजह से आपका वो बहुत
अच्छा यू कैन से बहुत यूनिक पॉइंट हो सकता है जो कि आप मिस कर सकते हैं। बट अगर आपने माइंड मैप में लिख लिया होगा तो एट द एंड ऑफ द आर्टिकल, जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, आप उसको प्रूफ रीड करेंगे, आप उसको रिवाइज करेंगे, एडिट करेंगे, आप एक दफा अपने माइंड मैप को दोबारा देखेंगे और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके कोई पॉइंट मिस हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसे आप कहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द माइंड मैप। माइंड मैप से हमारा टाइम रिड्यूस हो जाता है, हमारे पॉइंट्स मिस आउट नहीं होते, हमारी रिसर्च टाइम भी कम होता है और हमारा राइटिंग टाइम भी कम होता है। और हम टॉपिक के अराउंड ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि टॉपिक कुछ और है, हम सर्च करते करते कहीं और पहुंच के और हमने वो अंदर लिखना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो है ये है वर्ड बैंक। ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, उनको हम किस तरह से अरेंज करें। बिकॉज हम जब सर्च करते हैं तो हम वो जो सर्च करते हुए जो हमें मटेरियल नजर आता है, हम एज इट इज वो तो नहीं लिख सकते। हमें उसे यू कैन मतलब हमें उसे अपने वर्ड्स में रीराइट करना होता है, हमें उसका प्लेजरिज्म रिमूव करना होता है। हम प्लेजराइज कंटेंट नहीं दे सकते हैं, हमें अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। और वही वर्ड्स एक जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर होता है उसके पास अपना एक वर्ड बैंक होता है। क्योंकि अगर एक टॉपिक आपने आज रिसर्च की है तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स नजर आएंगे जो ऑल्दो कभी आपने सुने हो, आपको पता हो, लेकिन रूटीन में हम वो यूज नहीं करते, लेकिन वो हम फिर अपनी लिस्ट बना लेते हैं, अपनी कोई एक फाइल बना लेते हैं जहाँ पे हम वो रेलिवेंट वर्ड्स हैं उन्हें लिखते जाते हैं। कल कुछ सर्च किया, उसमें से मुझे 5-6 वर्ड्स मिल गए, तो मैंने अपनी उस लिस्ट के अंदर वो 5-6 वर्ड्स और ऐड कर लिए। 2 दिन बाद मैंने कुछ और सर्च किया, फिर कुछ मुझे ऐसे बहुत अट्रैक्टिव और यूनिक से वर्ड्स मिल गए, वो मैंने फिर उसमें लिस्ट डाउन कर लिए। सो इस तरह से हमारे पास एक वर्ड बैंक बनता जाता है। वर्ड बैंक को मैं 5 टाइप्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले एक पर्सनल लिस्ट होती है, उसके बाद यूजफुल वर्ड्स होते हैं, फिर स्पेलिंग रूल्स का हम ख्याल रखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश के लिए आप लिख रहे हैं तो उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन के लिए लिख रहे हैं उनके थोड़ा डिफरेंट होते हैं, यूके अमेरिकन के लिए लिख रहे हैं तो उनके थोड़ा डिफरेंट होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स के कुछ क्लाइंट्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स नहीं, आई मीन कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें लिखने के लिए हमें बहुत सिंपल वर्डिंग चाहिए होती है। हम चाहते हैं हमें जितना सिंपल हो उतना लिख सके, डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस एंड द टाइप एंड द नीड ऑफ दैट आर्टिकल। बट समटाइम्स हमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स चाहिए होते हैं। सो यहाँ पे हम वो लिस्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है थीम वर्ड्स। थीम वर्ड्स यू कैन से कि आप अगर एक दफा एक टॉपिक आपने लिखा है एनिमल्स के ऊपर, सो एनिमल्स के टॉपिक अगर आप लिख रहे हैं फॉर द किड्स तो उसमें आप वर्डिंग और तरह की यूज करेंगे। अगर आप वो लिख रहे हैं एनिमल्स के ऊपर लिख रहे हैं आप किसी ग्रोन अप्स को, आपकी जो ऑडियंस है वो ग्रोन अप है, मतलब वो बड़े लोग हैं, सो उनके जो थीम वर्ड्स उस आर्टिकल में जो वर्ड्स यूज करेंगे वो डिफरेंट होंगे। अगर आप जू के एनिमल्स के बारे में लिख रहे हैं तो वहां पे जो आप वर्ड्स उसके अंदर जो आप वर्डिंग यूज करेंगे वो डिफरेंट होगी। ऑल दो टॉपिक सभी का एनिमल रिलेटेड है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस हमारी जो वर्डिंग है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द थीम कि हमारा थीम क्या है। एंड इन द सेम वे कोई भी टॉपिक है उसका जो एक स्पेसिफिक थीम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल जैसे एनएफटीज का बहुत चर्चा हो रहा है, हर जगह बहुत पॉपुलर वर्डिंग चल रही है एनएफटीज एनएफटीज से हम बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर आप एनएफटी के ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं और आपके एनएफटीज पे आर्टिकल लिखने का मतलब मकसद ये है कि आप ऑडियंस को अवेयरनेस दें, सो आपका जो थीम है वो एनएफटी की अवेयरनेस हो जाएगा, उसकी वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। और अगर आपका जो आप एनएफटीज लिख रहे हैं वो आप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को ये एजुकेट करें कि एनएफटीज बनाते कैसे हैं, उसके अंदर जो वर्डिंग होगी वो डिफरेंट होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द थीम, ऑन द ऑडियंस एंड ऑन योर पर्पस कि आप सेम टॉपिक का अगर एक ही टॉपिक है बट उसका पर्पस डिफरेंट है, उसका थीम डिफरेंट है, उसके ऑडियंस डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्डिंग है वो भी डिफरेंट होगी। तो दीज आर कॉल्ड एज थीम वर्ड्स। तो हम इसके लिए भी एक लिस्ट बना सकते हैं अपने पास टू have lots of words in our power bank, in our word bank. It will help us a lot in future articles. कल को हमने जब लिखना होता है तो हम गूगल के ऊपर जाके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सर्च करने के बजाय अपनी जो हमारे पास लिस्ट होती है, हमारा जो अपने वर्ड बैंक होता है वो हम एक फाइल में जब सेव रखते हैं उस फाइल को एक दफा खोल के हम देख लेते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में क्लिक कर जाते हैं, हमें वो टाइम सेविंग बहुत ज्यादा हो जाता है उससे। नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। कोई भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर हैप्पी है सबसे पहले, जैसे इधर हैप्पी लिखा हो तो हैप्पी को
हैप्पी की जगह पर आप बहुत ज्यादा वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। सिर्फ हैप्पी, किसी की खुशी का इजहार करने के लिए आप वर्ड हैप्पी नहीं यूज कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं। सैड, नाइस, गुड, बैड, एक लिस्ट आपके सामने शो हो रही है। प्रीटी, स्केयर्ड, एंग्री, डिफरेंट मूड्स की, डिफरेंट एक्साइटमेंट्स की, डिफरेंट इमोशंस की, डिफरेंट सिचुएशंस की। आप एक वर्ड ही नहीं होता, हम उसको डिफरेंट वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हैप्पी है, हैप्पी की जगह पे हम चेयरफुल लिख सकते हैं, डिलाइटेड, प्लीज। इसी तरह सैड आ गया, डोंट एट हार्ट, मिजरेबल, फ्रस्ट्रेटेड। नाइस में एमिकेबल है, एमिएबल है, कर्टियस है, लाइकेबल है। सो आप, आई होप ये मेरी पास जो स्क्रीन है इट इज लार्ज इनफ कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। एंड यू कैन इवन कॉपी दिस एंड यू कैन फाइंड लॉट्स ऑफ मोर वर्ड्स फ्रॉम द गूगल और उन्हें अपने पास सेव रखें, ताकि आप जब आर्टिकल लिखें तो आपका जो वर्ड बैंक है वो एक पावरफुल वर्ड बैंक बन जाए। उसके अंदर एक अच्छी खासी वैल्यूएबल वर्डिंग आपके पास ऑलरेडी हो कि आपको बार बार नेट से सर्च करने, और अगर आपने कहीं से कोई मटेरियल देखा है और उसे आप लिख रहे हैं तो आप वो वर्डिंग नहीं यूज करेंगे जो वहां पे ऑलरेडी किसी ऑथर ने यूज की हुई है। आपके पास ऑलरेडी आपका वर्ड बैंक होगा, सो वो वर्ड्स ऑलरेडी आपके माइंड में इस तरह फिट होंगे कि जब आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में ये वर्डिंग आती जाती है और हमारा जो कंटेंट है वो यूनिक हो जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू सर्च फॉर अ ब्लॉग पोस्ट। कोई भी टॉपिक है उसको बहुत ब्रॉड स्केल पे जाके पहले सर्च करें, उसके बाद उसको स्पेसिफिक करें। ब्रॉड मीन्स कि अगर इफ यू वांट टू राइट दैट हाउ टू सेल एनएफटीज, सो पहले आप एनएफटीज को सर्च करें कि एनएफटीज क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कौन कौन इसको खरीदता है, कौन कौन सी मार्केट में ये खरीदी जाती हैं, और फिर आप ये सर्च करें एंड पे जाके कि इसको हम कैसे बेच सकते हैं। सेकेंड चीज, वेरीफाई सोर्स, कि आप जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मेक इट श्योर कि वो इंफॉर्मेशन सही है। बिकॉज कहते हैं ना कि कलम आपके हाथ में है अगर, सो वो तलवार से ज्यादा ताकतवर है। सो इफ यू आर अ राइटर तो आप, मतलब अगर आप हार्ड फॉर्म में कलम नहीं है, आपके पास कीबोर्ड है, दैट इज आल्सो अ कलम। तो आप जो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, दैट शुड बी वेरीफाइड। उसको वेरीफाई करें कि यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है ये सही है। वेरीफाई कैसे किया जाता है कि आपको एक चीज वहां से मिली कि एनएफटी जो है, एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स। इसको आप दूसरे ब्लॉग्स के ऊपर देखें कि वाकई एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन, या इसने लिख दिया। हो सकता है जहां से आपने एक दफा देखा है उसने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो, या उसने वैसे गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखी हो। तो उसे दो तीन सोर्सेज से चेक करें, अगर तो दो तीन सोर्सेज का सिमिलर आ रहा है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो ठीक है। हो गया, एक तो ये चीज हो गई। सो वेरीफाई सोर्स भी हो गया। थर्ड पॉइंट है वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। वही वेरीफाई सोर्स जब हम डिफरेंट जगहों से करेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डिफरेंट सोर्सेज से वेरीफाई हो जाएगी साथ साथ। उसके बाद नो अबाउट ऑथर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मोस्ट ब्लॉग्स जो होते हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, गूगल के ऊपर कोई भी वेबसाइट खोलें, कोई रिसर्च पेपर खोलें, कोई टेक्निकल पेपर खोलें, कोई ब्लॉग पोस्ट हो, कोई ब्लॉग आर्टिकल हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नीचे ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सो ऑथर के बारे में पढ़ें कि ऑथर किस किस्म का है, बिल्कुल न्यू भी है या कोई इन्फॉर्मेशन उसकी गिवन है अगर, तो उसके बारे में आपको उसका बायोडाटा पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑथर जो है दिस इज ट्रस्टवर्दी और नॉट। और फिर अगर इफ इट सीम्स लाइक दिस इज ट्रस्टवर्दी देन उसको फॉलो करें, देन उसकी जो कुछ उसने कहा है उसको अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आर्टिकल के अंदर इंफॉर्मेशन यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिसाइज इंफॉर्मेशन अप्लाइंग टू योर सेल्फ एज ऑडियंस। जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल रही है वो उसको इस तरह से क्रिटिसाइज करें उस इंफॉर्मेशन को कि आप अगर वो अपने आर्टिकल में लिखे और आपकी ऑडियंस को पढ़े तो आपकी ऑडियंस के क्या क्या व्यू होगा, आपकी ऑडियंस इसे कैसे क्रिटिसाइज करेगी। अगर तो आपको वो एक अच्छा क्रिटिसिज्म मिल रहा है अपने आप से खुद को एज एन ऑडियंस कंसीडर करके, देन गो फॉर इट। और अगर अच्छा नहीं मिल रहा, देन डू मोर रिसर्च, फाइंड मोर फैक्ट्स एंड फिगर्स, फाइंड मोर इंफॉर्मेशन, एंड देन रिपीट ऑल दैट प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग, नेवर रिलाई ऑन पेज वन ऑफ गूगल ओनली। हम कोई भी टॉपिक जब लिखते हैं गूगल के ऊपर तो हमारे फर्स्ट पेज के ऊपर हमें 5 10 6 7 जितनी भी नजर आ जाते हैं, हम यूजुअली लोग क्या करते हैं वहीं से देखते हैं, खोलते हैं वही ब्लॉग्स और वही वेबसाइट्स और वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं और काम हो गया। बट जो फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो रहे होते हैं वो सर्च इंजन का काम होता है। जरूरी नहीं कि उनका जो कंटेंट है वो ही बेस्ट है। इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, आपने रिसर्च वर्क करना है, आपको आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने हैं,
सो माइट पॉसिबल एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपेंस कि जो फर्स्ट पेज के ऊपर पेजेस नहीं है, गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर जो वेबसाइट्स नहीं है, जो सेकंड और थर्ड फोर्थ पे है, उनके अंदर ज्यादा यूनिक और हट की इन्फॉर्मेशन होती है। बट वो एसईओ का जब जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है ना, कहीं पे ब्लैक हैट एसईओ, कहीं पे व्हाइट हैट एसईओ, तो उस कंपटीशन में आके कुछ वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाती है, कुछ सेकंड थर्ड पे चली जाती है। तो दैट्स वाई कि जब आप इंफॉर्मेशन सर्च आउट कर रहे हैं, मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, देन नेवर रिलाई ऑन फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल ओनली। देन आल्सो चेक द पब्लिकेशन डेट। पब्लिकेशन डेट क्यों चेक करनी है कि जो आप इंफॉर्मेशन किसी ने लिखी हुई है वो कोई 5 साल पुरानी तो नहीं, 5-6 साल पुरानी तो नहीं, क्योंकि अगर इतनी पुरानी इंफॉर्मेशन है किसी टॉपिक के बारे में, तो अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें और एडिशन हुआ होगा। वो जो पिछले 5 साल पहले ऑनलाइन वर्ड को लेके, किसी भी टॉपिक लेके जो इन्फॉर्मेशन अब तो वो वैलिड ही नहीं होगी, क्योंकि और इतनी इन्वेंशन होगी, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई और इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो इसलिए पब्लिकेशन डेट को चेक करें कि आप जहां से रिसर्च आउट कर रहे हैं, जहां से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट शुड बी अप टू डेट, वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज लुक फॉर ऑड आंसर्स। ये ऑड आंसर्स क्या होता है? नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आप डिफरेंट क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कोरा हो गया, स्लाइड शेयर हो गया, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, या कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशंस दी होती हैं। उन प्रेजेंटेशंस के अंदर बड़े अजीब फैक्ट्स होते हैं कि जो नॉर्मली लोग जिनको डिनाई करते हैं, लेकिन वहां पे वो होता है। सो उन जो वो एक यूनिक पॉइंट मिल जाता है आपको, ऑल्दो आपको लगे आप उसके फेवर में नहीं है, स्टिल यू कैन मेंशन दैट इन योर आर्टिकल कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ, बट द पीपल हु डोंट फॉलो दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दे से दिस। सो वो एक यूनिक पॉइंट आपके आर्टिकल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर कलेक्टेड मटेरियल इन योर माइंड मैप। ये माइंड मैप जो हमने स्टार्ट में बनाया था, जितना अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, उसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करें। कि आपने वहां पे 6-7 हमने लीडरशिप क्वालिटीज की, अगर हमने हेडिंग्स बनाई थी, तो अपनी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मेन पॉइंट्स या उसकी बुलेट फॉर्म के अंदर आप अपने उन्हीं हेडिंग्स के नीचे लगा सकते हैं, सो दैट आप जब लिखने बैठे उसको, तो आपके पास जो कुछ मटेरियल आपने सर्च आउट किया है वो आपके पास वहां पर अवेलेबल हो, आपको दोबारा वहां पे अपनी गूगल की हिस्ट्री में बार बार जाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज सर्च आंसर्स एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, कोरा, यूट्यूब, पॉडकास्ट, पीडीएफ फाइल्स, पीपीटी फाइल्स, स्लाइड शेयर्स। आंसर्स, हम कोई टॉपिक जब रिसर्च करने जाते हैं तो सिर्फ गूगल के ऊपर लिख के वहां से इंफॉर्मेशन नहीं ले लेनी चाहिए। हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी देखना चाहिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर इस टॉपिक को लेके क्या बात हो रही है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अप टू डेटेड बात होती है, वहां पे ज्यादा जो लोगों में पॉपुलर चीज होती है वो डिस्कस हो रही होती है। कोरा के ऊपर बहुत अच्छे फैक्ट्स होते हैं, लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके नीचे बहुत लोगों ने एक्सटेंसिव आंसर्स दिए हुए होते हैं, विद प्रॉपर साइटेशंस इवन दिए हुए होते हैं। सो कोरा इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट सोर्सेज जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट अगेन, जो भी इंफॉर्मेशन आप मिले, आपको कोरा से मिले, उसको एज इट इज नहीं लेना, वेरीफाई दैट। यहाँ से भी, ये जितने भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, यूट्यूब हो गया, पीपीटी फाइल हो गई, या कुछ भी हो गया, उन सब की इंफॉर्मेशन को और आपने वेरीफाई करना है, उसके बाद यूज करना है। नेक्स्ट है कि सर्च फैक्ट्स एंड फिगर्स, एटलीस्ट दे शुड बी 2 to 3% प्रूवन फैक्ट्स और फिगर्स। अगर आप लीडरशिप क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि सबसे पहली जो क्वालिटी है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, तो आप सर्च आउट करें कि जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं, हमारे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, अगर आप उसके उनके अंदर ऑनेस्टी इनकी क्वालिटी देख रहे हैं, तो कितने परसेंट, मतलब कुछ ना कुछ फैक्ट दिया होगा उसका कि ये टॉप लीडर है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए इज अ टॉप लीडर और कंसिडर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और इस पर्सन के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस नहीं है, या 1% करप्शन का केस है, या 2% करप्शन का केस है, या इसके अगेंस्ट 0% करप्शन का केस है। सो इट इज प्रूवन दैट इट इज वेरी ऑनेस्ट लीडर, एंड दैट इज वन ऑफ द टॉप क्वालिटी। तो इस तरह से आपके पास एक कोई फैक्ट बन जाता है, कोई फिगर बन जाती है, कोई वर्डिंग के साथ, कोई स्टैट्स के साथ, यू कैन से। आप जब फैक्ट्स, कोई भी टॉपिक है वो आप गूगल के ऊपर लिखें, क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, आगे गूगल में लिख दें, तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको कि जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स वहां पे यूज कर सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या होता है कि ऑडियंस को ये कंफर्म हो जाता है कि जो जो बंदा बात कर रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही उठ के बैठ के लिखने नहीं लगे अपने माइंड से, इसने वाकई में सर्च आउट किया है और इसको ये फैक्ट मिला है, और उसके साथ में उसने उसका सोर्स भी दिया है,
इट मीन्स ये वाकई एक प्रॉपर वेल रिसर्च आर्टिकल है। सो उसके ऊपर ऑडियंस का जो ट्रस्ट होता है वो ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता है, आपके पास जो ऑडियंस है वो ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है, आपकी जो ऑडियंस है वो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो वापस आपके आर्टिकल्स पढ़ने आती है, वो ऑथर को देखती है और उस ऑथर को फॉलो करना चाहती है, बिकॉज उसे नजर आ गया होता है कि इस ऑथर ने, इस राइटर ने एक अच्छी और वैलिड और वेल रिसर्च इंफॉर्मेशन दिया, सो मोस्ट प्रोबेबली जो उसके फ्यूचर आर्टिकल्स होंगे वो भी वेल रिसर्च ही होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले अपने माइंड के अंदर, और इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आप मिस नहीं करेंगे अपनी रिसर्च करते हुए किसी भी ब्लॉग पोस्ट के लिए, सो योर ब्लॉग पोस्ट विल बी अ मास्टरपीस। नाउ हियर कम्स द पार्ट्स ऑफ अ ब्लॉग आर्टिकल और पोस्ट, या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले उसकी हेडलाइन होती है या उसका टॉपिक होता है, इसको हमें बहुत ही कैची बनाना होता है, बिकॉज वही चीज अगर टॉप पे नजर आएगी, वही वो ऐसा ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्ट करे कि आपके आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, और आर्टिकल का जो एंड पॉइंट है वो किस तरफ लेकर जाएगा, वो रीडर अगर पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा इसके अंदर। और सबसे उसके अलावा एसईओ की अभी हम बात नहीं कर रहे इसके अंदर, सो मैं कीवर्ड की बात नहीं अभी यहाँ पे स्टार्ट करूंगी, बट ऑफ कोर्स हेडलाइन के अंदर कीवर्ड होना इज वेरी 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 इसेंशियल। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ हमने अपने टॉपिक, फॉर एग्जांपल अगर लीडरशिप एक गुड लीडर की क्वालिटीज हैं, तो हम यहाँ पे लीडर की डेफिनेशन दे सकते हैं, गुड लीडर की डेफिनेशन दे सकते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटीज का थोड़ा बता सकते हैं कि एक गुड लीडर के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, विद सम एग्जांपल्स। तो दो तीन गुड लीडर्स जो कि पॉपुलर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनका नाम देके और उनके साथ में एग्जांपल्स दे देते हैं विद सम फैक्ट्स। यहाँ यहीं पे फैक्ट्स इंट्रोडक्शन के अंदर ही अगर आपका एक या दो फैक्ट हो जाएगा, एंड इफ पॉसिबल इन सम वे, और आपकी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन जो है वो किसी स्टेट्स के साथ स्टार्ट होगी, सो हो ही नहीं सकता कि आपका जो रीडर है वो उस आर्टिकल को एंड तक ना पढ़े, उसको वहीं से नजर आ जाता है कि इट्स अ वेल रिसर्च आर्टिकल, तो मैं इसे कंप्लीट पढ़ूंगा तो मेरे फायदे की बात है, तभी मुझे इसकी कंप्लीट समझ आएगी और फिर ही मुझे इसके अंदर से कुछ वैल्यूएबल मजीद इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। नेक्स्ट इज अ बॉडी। बॉडी जो होती है उसके अंदर हम डिफरेंट पैराग्राफ्स भी आते हैं, 3 4 5 6 पैराग्राफ्स भी आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड काउंट, और उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स पे हम यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज। हम डिफरेंट बार्स, चार्ट्स, डिफरेंट यू कैन से इमेजेस भी यूज कर लेते हैं इनसाइड द बॉडी। और बॉडी के अंदर ही जो डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं वी कैन डिवाइड देम इन द सब हेडिंग्स आल्सो, एंड नॉट वी कैन बट वी शुड। अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो उसके अंदर सब हेडिंग्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सब हेडिंग्स होती हैं वो थोड़ी बोल्ड होती हैं, पढ़ने वाले को भी दूर से नजर आती हैं। सो अंदर से कोई बॉडी पढ़े ना पढ़े, बॉडी के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन सब हेडिंग्स अट्रैक्टिव होंगी, वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो, ऐसी ऑप्टिमाइज्ड होंगी उनके अंदर भी कीवर्ड होगा, तो ही गूगल भी उन्हें पहचान पाएगा, सर्च इंजन भी उन्हें पहचान पाएंगे, और रीडर्स के लिए भी वो फिर यूजफुल होगा। देन लास्ट द कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हम अपना जो भी हमने आर्टिकल लिखा होता है उसका लास्ट फाइनल थॉट्स लिखते हैं, और साथ में हम एक फाइनल मैसेज दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो ब्लॉग पोस्ट है वो आप किसी ऐसी कंपनी के लिए लिख रहे हैं कि जो आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहती है, तो आप कंक्लूजन के अंदर उस प्रोडक्ट या सर्विस का एक छोटा सा, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने बताया था, उसी तरह से अब इस पूरे आर्टिकल का एक कंक्लूजन आप 2 से 3 लाइन्स में बता के साथ में अपनी ऑडियंस को रिकमेंड कर सकते हैं दैट गो टू दिस साइट एंड परचेज इट, और कम टू अस, contact us in some way and for some consultation, for some free consultation, या in different ways depending upon आपका टॉपिक क्या है, आपका थीम क्या है, आप इस बारे में। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉल टू एक्शन, यही कंक्लूजन के अंदर जो मैंने बात की कि हम इनवाइट करते हैं अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को, अपनी जो पढ़ने वाले होते हैं उनको, कि आपने ये सारा पढ़ लिया और हमारे लिखने का मकसद ये था, अब नाउ कम एंड डू दिस। अब आपको समझ आ गई इसकी, तो हम उसके अंदर उसको एक पॉइंट दे देते हैं कि कम एंड कॉन्टेक्ट दिस कंपनी, कम एंड कॉन्टेक्ट अस, गो एंड परचेज दिस। इसके लिए डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं जो क्या हम जब प्रॉपर आर्टिकल लिखेंगे उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे इसको, आप गूगल के ऊपर भी सर्च करके तो कॉल टू एक्शन की डिफरेंट फ्रेजेस को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अंदर भी जो आपका वर्ड बैंक होता है उसकी अपनी उन्हीं वर्ड्स के अंदर वर्ड्स को हम उसके अंदर एडजस्ट करके हम उसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी बना सकते हैं टू मेक इट मोर यूनिक एंड कैच। So that is all for today.
इस लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ पढ़ा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड करूंगी और आज ही के लेक्चर के अंदर अगर मैं ब्लॉग आर्टिकल आपके सामने एक रिसर्च करके लिखूंगी तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, जो न्यूबीज है उनके लिए उसको समझना। सो आई वांट कि आप पहले इस आर्टिकल को अच्छे से देखिए और इसके अकॉर्डिंग आप खुद गूगल से एक दफा अच्छी तरह रिसर्च आउट कर लें, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल राइट अ ब्लॉग पोस्ट इन फ्रंट ऑफ यू बाय यूजिंग ऑल these points. So for now, thank you so much. Do subscribe my channel and do come for next lectures. And that's it. Thank you. Allah Hafiz.